नमस्कार और आज के इस बेहतरीन विश्लेषण में स्वागत है। सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक महाकाव्य जैसे सफर पर निकलने वाले हैं। हम ब्रह्मांड के बिल्कुल बाहरी छोर से शुरुआत करेंगे और वहां से जूम इन करते हुए सीधे हमारी पृथ्वी के रेगिस्तानों में मौजूद रेत के छोटे छोटे कणों तक पहुंचेंगे। विश्व भूगोल की बारीकियों को समझने का इससे रोमांचक तरीका और कोई हो ही नहीं सकता। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे इस सफर के 5 मुख्य पड़ाव होंगे। हम शुरुआत करेंगे ब्रह्मांड और तारों के जीवन से, फिर अपने सौर मंडल की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद पृथ्वी की संरचना और अक्षांश देशांतर रेखाओं को समझेंगे। वहां से हम ज्वालामुखी और भूकंप जैसी विनाशकारी ताकतों को देखेंगे और अंत में पर्वत, मरुस्थल और महाद्वीपों की बात करेंगे। चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। ब्रह्मांड और तारों का जीवन, बिग बैंग से लेकर ब्लैक होल तक। अब जरा समय के इस विशाल पैमाने को महसूस कीजिए। हम बात कर रहे हैं 13.7 अरब साल पहले की, जब जॉर्ज लेमेत्रे के बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार एक महाविस्फोट से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। 13.7 अरब साल। इसके मुकाबले हमारा सौरमंडल तो मानो कल ही बना हो, सिर्फ 4.5 अरब वर्ष पहले। और अगर हम पृथ्वी पर जीवन के सबसे शुरुआती जीवाश्मों की बात करें तो वे बस 3.5 अरब साल पुराने हैं। ये आंकड़े सच में हमें हमारी हैसियत बता देते हैं, है ना? तो आखिर इन तारों में इतनी चमक आती कहाँ से है? असल में तारे गैस और धूल के विशाल बादलों से जन्म लेते हैं, जिन्हें नेब्यूला कहा जाता है। होता क्या है कि जब गुरुत्वाकर्षण की वजह से इनके केंद्र में भयानक दबाव बनता है तो नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। आसान भाषा में कहें तो हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदलने लगती है। ये बिल्कुल एक विशाल कॉस्मिक इंजन की तरह है, जो इन खगोलीय पिंडों को उनकी वो असीम ऊर्जा और चमक देता है जो हम रात के आसमान में देखते हैं। लेकिन हर तारे का अंत निश्चित है, और ये अंत कैसा होगा, ये एक बहुत ही दिलचस्प नियम तय करता है। 1.4 सौर द्रव्यमान की चंद्रशेखर सीमा। जब किसी तारे का हाइड्रोजन ईंधन खत्म हो जाता है तो वो फूलकर एक रेड जायंट यानी लाल दानव बन जाता है। अब अगर उस तारे का द्रव्यमान इस चंद्रशेखर सीमा से कम है तो वो शांति से सिकुड़कर एक श्वेत वामन या व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। लेकिन अगर वो इस सीमा को पार कर गया तो एक बेहद सघन न्यूट्रॉन तारा या फिर एक रहस्यमयी ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। एक छोटी सी गणितीय सीमा और इतना बड़ा ब्रह्मांडीय अंतर। अब विशाल ब्रह्मांड से थोड़ा जूम इन करते हैं और अपने आसपास को देखते हैं। भाग 2, सौरमंडल और हमारे ग्रह। शुरुआत जाहिर तौर पर हमारे सूर्य से ही होगी। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि सूर्य कोई ठोस चट्टान नहीं है जिस पर कोई खड़ा हो सके। ये 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम से बना एक धधकता हुआ गैसीय गोला है। इसके केंद्र का तापमान सुनकर शायद आप चौंक जाएं, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। यह वह अवस्था है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और यहीं से हमारे पूरे सौरमंडल को जीवन देने वाली ऊर्जा मिलती है। अब अगर हम अपने 8 ग्रहों को सूर्य से उनकी दूरी और उनके द्रव्यमान के आधार पर बांटें तो कुछ बहुत ही शानदार तथ्य सामने आते हैं। उदाहरण के लिए शुक्र ग्रह को ही ले लीजिए। ये पूरे सौरमंडल में सबसे चमकीला है और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। या फिर शनि का उपग्रह टाइटन। ये इतना खास है कि इसका अपना खुद का सघन वायुमंडल है। हर ग्रह की अपनी एक अलग ही पहचान है। एक और दिलचस्प बात, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परफेक्ट गोल चक्कर नहीं लगाती। इसकी कक्षा थोड़ी अंडाकार है। इसका मतलब है कि सूर्य से हमारी दूरी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है, करीब 15.21 करोड़ किलोमीटर दूर, तो उसे उपसौर या पेरिहेलियन कहते हैं, जो 3 जनवरी के आसपास होता है। और जब ये सबसे दूर होती है, यानी 16 करोड़ किलोमीटर दूर, तो उसे अपसौर या एपहीलियन कहते हैं, जो 4 जुलाई को होता है। चलिए अब अंतरिक्ष से सीधा अपनी पृथ्वी पर उतरते हैं। भाग 3, पृथ्वी की रेखाएं और संरचना, यानी वो गणितीय ग्रिड जिसने हमारी दुनिया को समझना आसान बनाया है। हमने पृथ्वी को समझने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का एक जाल बिछाया है। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के चारों ओर खींचे गए समानांतर घेरे हैं और हर अक्षांश रेखा के बीच लगभग 111 किलोमीटर की पक्की दूरी होती है। दूसरी तरफ देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर जाकर एक साथ मिल जाती हैं। यही रेखाएं हमारे समय को भी तय करती हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में बिल्कुल 4 मिनट का समय लगता है ना कमाल का गणित? अब पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है
और सच मानिए, ये झुकाव हमारे मौसमों का असली जादूगर है। इसी वजह से संक्रांति और विषुव आते हैं। जब 21 जून को सूर्य सीधा कर्क रेखा पर चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में साल का सबसे लंबा दिन होता है। और विषुवत रेखा पर क्या होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य ठीक इसके ऊपर होता है, जिससे पूरी दुनिया में दिन और रात एकदम बराबर हो जाते हैं। इसे हम विषुव कहते हैं। अब जरा सतह के नीचे झांकते हैं। अगर कोई पूछे कि जमीन किस चीज से बनी है तो ज्यादातर लोग कहेंगे पत्थर या मिट्टी, लेकिन विज्ञान कुछ और ही कहता है। हमारी भूपर्पटी यानी क्रस्ट असल में 46.6% ऑक्सीजन से बनी है। जी हाँ, वही ऑक्सीजन। उसके बाद 26.7% के साथ सिलिकॉन का नंबर आता है। ये आंकड़ा वाकई में चौंकाने वाला है। और सतह के नीचे गर्मी का क्या हाल है? बस संख्या 32 याद रखिए। पृथ्वी के भीतर हम जैसे जैसे गहराई में जाते हैं, हर 32 मीटर नीचे जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ये हमें एक बहुत बड़ा सुराग देता है कि हमारे पैरों के नीचे कितनी भयंकर ऊष्मा और ऊर्जा उबल रही है। और यही अंदरूनी ऊष्मा जब बाहर निकलने का रास्ता खोजती है तो क्या होता है? ये हमें हमारे चौथे भाग पर लाता है, ज्वालामुखी और भूकंप, हमारी उथल-पुथल वाली सतह। जब पृथ्वी के अंदर फंसी ये टेक्टोनिक ऊर्जा अचानक से रिलीज होती है तो वो लहरों या तरंगों के रूप में बाहर आती है। प्राइमरी या पी तरंगे सबसे तेज होती हैं, जो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ती हैं। लेकिन असली तबाही तो एल यानी सतही तरंगे मचाती हैं। ये सबसे अंत में सतह पर पहुंचती हैं, लेकिन इमारतों और शहरों को खंडेर बनाने के लिए यही सबसे ज्यादा जिम्मेदार होती हैं। जरा इस तथ्य पर गौर कीजिए, पूरी दुनिया के 90% भूकंप सिर्फ एक ही भौगोलिक क्षेत्र में आते हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर फैले इस इलाके को बहुत ही सटीकता के साथ रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यहाँ विनाशकारी टेक्टोनिक प्लेटें लगातार आपस में टकरा रही हैं और नए पर्वतों का निर्माण कर रही हैं, जिससे ये इलाका एक सक्रिय टाइम बॉम्ब जैसा बन जाता है। भूकंप के साथ साथ ज्वालामुखी भी इसी अंदरूनी हलचल का नतीजा है, जो पृथ्वी के भीतर से मैग्मा और गैसें उगलते हैं। हमने इन्हें इनकी सक्रियता के आधार पर बांटा है। कुछ पूरी तरह शांत हैं, कुछ प्रसुप्त हैं जो कभी भी जाग सकते हैं, और कुछ बेहद सक्रिय हैं। इटली का स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी इतना सक्रिय है कि उसमें लगातार विस्फोट होते रहते हैं, और इसी चमक के कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। अब इन सभी प्राकृतिक शक्तियों का हमारी जमीन पर क्या असर होता है, ये हम अपने आखिरी पड़ाव में देखेंगे। पर्वत, मरुस्थल और महाद्वीप। इन भूगर्भीय ताकतों ने दुनिया भर में कुछ बेहद ही शानदार वलित पर्वतों का निर्माण किया है। लेकिन हर पर्वत श्रृंखला की अपनी खासियत है। एक तरफ हमारे पास एशिया में विशाल हिमालय है, जहां माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के रूप में खड़ा है। तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत अपनी ऊंचाई के बजाय अपनी अविश्वसनीय लंबाई के लिए मशहूर है। ये करीब 7000 किलोमीटर तक फैला है। पर्वतों से हटकर अगर हम मरुस्थलों की बात करें, जैसे कि अफ्रीका का सहारा या चीन का तखला मकान, तो उनका निर्माण कोई संयोग नहीं है। ये पूरी तरह से वायुमंडलीय भौतिकी का खेल है। ज्यादातर बड़े रेगिस्तान 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच ही क्यों हैं? क्योंकि व्यापारिक हवाएं जब तक महाद्वीपों के इन पश्चिमी किनारों तक पहुंचती हैं, वे अपनी सारी नमी खो चुकी होती हैं और बिल्कुल सूखी हो जाती हैं। और ऊंचे पहाड़ों व सूखे रेगिस्तानों के बीच एक ऐसी जगह है जो अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, विशाल तिब्बत का पठार। 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले और 4500 मीटर की औसत ऊंचाई वाले इस पठार के सामने सब कुछ छोटा लगता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा पठार है। इसे दुनिया की छत ऐसे ही नहीं कहा जाता। कुछ जगहों पर तो ये टेक्टोनिक उठाव इतना सघन होता है कि पूरा का पूरा परिदृश्य ही एक भूल भुलैया सा बन जाता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया। वहाँ इतने सारे पहाड़ एक साथ मौजूद है कि उसे बड़ी ही काव्यात्मक भाषा में पर्वतों का सागर कहा जाता है। वाकई प्रकृति की रचनाएं अद्भुत हैं। तो ब्रह्मांड को जन्म देने वाले 13.7 अरब साल पुराने विस्फोट से लेकर हमारे पैरों के नीचे हर 32 मीटर पर बढ़ती गर्मी तक, ये सफ़र हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। ये जो विशाल और कभी ना रुकने वाली भूगर्भीय ताकतें हैं जो आज भी अपना काम कर रही हैं, जरा सोचिए अगले 10 लाख वर्षों में ये हमारी दुनिया का नक्शा कैसे बदल देंगी।
भविष्य के नए महाद्वीप और महासागर कैसे दिखेंगे? इस सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया और हमेशा की तरह सवाल पूछते रहिए।